सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। वैसे तो मेरी सास 2 बहनें थीं और एक भाई था। उनका पूरा घर खुशहाल था। मेरे नाना ससुर ने मेरी सास दोनों बहनों की शादी कर दी, लेकिन वे दोनों बहनें एक ही घर में गई और देवरानी जेठानी बन गई। मेरे चाचा ससुर की नौकरी बाहर विदेश में लग गई और वह मेरी चाची सास को लेकर बाहर विदेश चले गए और मेरी सास यहीं अपने देश में अपने शहर में रह गई। मेरी सास के भी 3 बच्चे हुए, पर उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। वहीं पर मेरी चाची सास के कोई औलाद नहीं हुई। मेरी सास अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बेटी अपनी बहन को तोहफे में दे दिया और वे मेरी ननद को लेकर विदेश चली गईं और उन्होंने अपने दोनों बेटे की ही शादी कर दी। और मेरी ननद भाइयों से काफ़ी छोटी थी और वो मेरे चाची सास के पास रहती थी। आज सुबह से ही घर में बड़ी चहल पहल थी। मेरी सास बहुत खुश थी, बार बार मुझे समझा रही थी कि मैं घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखूं, क्योंकि आज पूरे 12 साल के बाद मेरी 15 साल की ननद घर में वापस आ रही थी। असल में मेरी सास की इकलौती बेटी उनकी बहन के पास रहती थी। मेरी सास की छोटी बहन बे औलाद थी। शादी के कई सालों के बाद भी जब उनके बच्चे नहीं हुए तो मेरी सास ने अपनी छोटी बहन को अपनी लाडली बेटी जो एक तरह से तोहफे में दे दी थी। बेटी अपनी छोटी बहन के गोद में डालते हुए मेरी सास को परेशानी तो बहुत हुई थी, लेकिन अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। छोटी चाची यानी मेरी सास की छोटी बहन ने मेरी ननद की बहुत अच्छी परवरिश शुरू कर दी थी और फिर कुछ ही दिन बीते थे कि भगवान ने कृपा की, मेरी चाची सास की गोद भी भर दी गई। यहाँ तक कि उनके अब 4 बेटे हो गए। मौसी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार सालों के बाद उन्हें औलाद की खुशी मिली थी। उससे ज़्यादा खुशी वाली बात और क्या हो सकती थी। मौसी सास के गोद में बेटे आते ही मेरी सास को कह दिया कि वे उनकी बेटी वापस कर देगी, क्योंकि सास भी अपनी बेटी के बगैर नाखुश रहती थी। उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आती थी, क्योंकि मेरी सास की वह इकलौती बेटी थी। मैं हमेशा देखती थी कि मेरी सास अपनी छोटी बेटी के बगैर परेशान रहा करती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने चाची सास से अपनी बेटी को मांग लिया। चाची सास ने भी कह दिया कि मैं तुमको अपनी बेटी वापस कर देती हूँ, हाँ, मगर मैं उससे मिलने जरूर आया करूंगी। चाची ने अपना वीजा निकलवाया और वह हिंदुस्तान मेरी ननद को लेकर घर आ पहुंची थी। तब ही सास ने कहा कि मेरी बेटी पूरे 15 साल के बाद इस घर में आ रही है, तुम घर को अच्छी तरह से सजा कर और चमका कर रखो। मैं भी अपनी सास की पूरी बात मान रही थी। हर जगह कोई कमी नहीं छोड़ी और उसकी पसंद के खाने भी तैयार कर दिए। शाम के 6 बजे दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। शायद चाची सास को आने में बहुत देर लग गई थी। उस वक्त मेरी सास आरती कर रही थी और दिए जला रही थी। मैंने दरवाजा खोला। मेरी नज़र चाची सास पर पड़ी और उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैंने अपने चाची सास के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया और खूबसूरत चांद जैसे चेहरे वाली वह लड़की पर नजर पड़ी। उस लड़की को देखकर कोई भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। चाची सास की आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे वो बहुत परेशान हो। वापस जाने के लिए मुड़ी तो मैंने हाथ थाम लिया। चाची सास, कहाँ जा रही हो? जरा देर तो हमारे घर भी रुक जाओ। अपनी बेटी को विदा करते ही इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? चाची सास भी अपनी बेटी के साथ अंदर आ गई। जो ही कुसुम अपनी माँ से मिली, दोनों माँ बेटियां काफी देर गले लगकर रो रही थी। चाची सास जानती थी कि हकीकत में माँ का प्यार ही और होता है। मैं चाची सास को अकेले में ले जाकर एक बात कही, जिस पर चाची सास का रंग फीका पड़ गया। मैंने उनसे कहा कि जब आप इस बेटी से इतना प्यार करती हो तो मेरी सास को वापस क्यों कर रही हो? अगर आपको ऐसे ही खूबसूरत बहू चाहिए तो मेरी एक छोटी बहन है, आप उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लो और मेरी छोटी बहन को अपने घर की बहू बना लो। बिल्कुल कुसुम की तरह खूबसूरत है। मैं समझी थी कि शायद मौसी सास को इस बात पर खुशी होगी, लेकिन वह हक्की बक्की रह गई थी। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वैसे तो मेरी मौसी सास की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। भगवान न जाने ऐसा क्या राज था कि वो मेरी बहन से रिश्ता नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके पास 3 बेटे थे। और ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर डर की जो लहर मैंने देखी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि मौसी बहुत घबरा गई। थोड़ी देर के बाद मौसी ने अपनी बेटी से जाने के वक्त गले लगकर रोने लगी। घर से चली गई। उनके घर से जाने के बाद से कुसुम भी परेशान थी, लेकिन अब जबकि वह अपनी जन्म देने वाली माँ के पास आ गई थी, जो उसे यहीं पर रहना था, मेरी सास ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था और बोली, जाओ बहू, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। आज बहुत सालों के बाद मेरी बेटी घर आई है। नहीं माँ, अब तो खाने का टाइम हो रहा है, इसलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। नहीं,
जो कहा है वही करो। मेरी सास जैसे मुझे वहां से जबरदस्ती बाहर भेजना चाहती थी। मैं समझ गई और चाय बनाने के लिए बहाने से किचन में आ गई। हमारा किचन डाइनिंग रूम से बहुत दूर था, इसलिए मुझे कोई भी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी सास और मेरी ननद ड्राइंग रूम के पास ही मौजूद रूम में बैठी थी। ये दोनों कमरे के एक बड़े हॉल में थे। खैर, थोड़ी देर के बाद जब मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई जहां मेरी ननद बैठी थी, मुझे देखते ही मेरी सास और ननद यूं चुप हो गए जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। मैं बहुत हैरान थी, आखिर ऐसी कौन सी राज वाली बात हो रही थी जिन्हें ये मुझसे छुपाना चाह रही हैं। फिलहाल मैं दोनों को चाय दी तो मैं अपने कमरे से बाहर जाने लगी थी कि सास ने मुझे रोक दिया। बेटी, बात सुनो। जी मम्मी। उन दोनों को मैंने गहरी नज़रों से देखा। वह भी बहुत घबराई सी नजर आ रही थी, मुझ पर नजर टिकाए बैठी थी। तब मेरी सास मीठे शब्दों में बोली, बेटी बात सुनो, कुसुम को तुम बहुत पसंद आई हो। तुम तो जानती हो ना, ये शुरू से मेरे साथ नहीं रही, इसलिए उसे मुझसे कोई खास लगाव नहीं है। जब से उसने तुम्हें देखा है तुम्हारी तारीफ किए जा रही है। तुम ऐसा करो, अपनी ननद को अपने कमरे में ले जाओ। अब से ये वहीं सोएगी। जब तक राहुल घर नहीं आता तब तक मैं उसे अपने साथ में अपने कमरे में रखूंगी। मेरी सास ने मेरे पति का नाम लेते हुए कहा, राहुल इन दिनों अपने किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे, रात को कम ही घर पर आते थे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं कुसुम को अपने कमरे में ले जाऊंगी। मैंने कह तो दिया था, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि कोई बेटी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भाभी को कैसे पसंद कर सकती थी, और वह भी जब उसने भाभी को पहली बार ही देखा हो। मैं तो अपने घर के कामों में बिजी हो गई थी। दिन भर घर के काम करने के बाद रात को थक हार कर अपने कमरे में पहुंची तो देखा कुसुम पहले से बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। जैसे लग रहा था कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। वह सोई नहीं बल्कि कब से जाग रही थी। मैंने जाते ही उसे प्यार से पूछा तो वह लपक कर मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी, आपको पता है, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मेरी ननद ने अजीब से शब्दों में कहा, ठीक है कुसुम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी भाभी से बहुत लगाव है। मैंने थोड़े रूखे शब्दों में कहा था, लेकिन कुसुम ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यूं लगता था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं उसके साथ कैसा व्यवहार रखूं। थोड़ी देर में मुझसे बातें करती रही, फिर मैंने नींद का बहाना कर दिया। मैं वाकई में बहुत थक चुकी थी और सोना चाहती थी, जबकि मेरी ननद अपने बिस्तर पर चली गई और मैं सोने के लिए आंखें मूंदी अभी लेटी ही थी कि वह दोबारा छलांग लगाकर मेरे बिस्तर पर आ गई। मेरी आंख खुली, मैंने बड़ी गुस्से से उसे देखा। उसकी आंखों में बड़ी चमक थी। बोली, भाभी एक बात तो मैं भूल ही गई थी, आप बहुत खूबसूरत हैं, कहीं आपको नजर न लग जाए। मैं उसकी बात सुनकर चिढ़ सी गई। अच्छा तो फिर तुम बचा लो मुझे नजर लगने से। हाँ बचा लूंगी। ये देखिए, उसने एक घोड़े की नाल की ताबीज मेरे आंखों के सामने लहराते हुए कहा, उस ताबीज को बांधने के बाद आपको नजर नहीं लगेगी। लीजिए अपना हाथ आगे कीजिए, मैं आपकी कलाई पर उसे बांध देती हूँ। मेरी ननद ने कहा। मजबूरन मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। जानती थी उसके बगैर ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी। ताबीज बांधने के बाद उसने मुझे कहा, ये ताबीज तुम कभी मत उतारना, बहुत कीमती है, उसके होते हुए नजर नहीं लगती। इंसान बुरी आफत से बचा रहता है। मैं ऐसे फालतू के टोटके पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी, तो ननद से मैंने कोई बात नहीं की। वह बिस्तर पर जाकर सो गई। मुझे भी नींद आ गई। सुबह मैं उठी तो मेरी ननद कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर ड्राइंग रूम तक पहुंची। वहां जाकर देखा तो सास और ननद सर जुड़ाए बैठी आपस में बातें कर रही थी। मुझे देखते ही जल्दी चुप हो गई। मैं हैरान थी, मुझे बेटी और भाभी कहने वाली ये दो औरतें मुझे अपना समझती ही नहीं थी। हर वक्त कोई ना कोई राजदारी की बातें करती रहती थी, मुझे ना बताती। खैर मैं चुप हो गई। मैं जानती थी टाइम के साथ साथ हर राज खुद ब खुद खुल जाया करता है। थोड़ी देर बीते थे कि नाश्ता सबके लिए लगा दिया। मेरी खूबसूरत बहन भी मुझसे मिलने और मेरी ननद से मिलने के लिए आई थी, जिसके बारे में मैंने मौसी से बात किया था। आज सुबह सुबह ही उन लोगों ने घर में डेरा जमा दिया था। सबके लिए नाश्ता लगाने के बाद मैं भी मेज पर बैठ गई। मेरी ननद, मेरी सास और बाकी सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने देखा वे सब लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे थे जिस पर ताबीज़ बंधा हुआ था। उस टाइम ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे सब लोग इस ताबीज़ को ही देख रहे हों। किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन अजीब सी निगाहों से मुझे देखा तो मैंने परेशान होने लगी। फिलहाल मैं अपने कमरे में आ गई थी। राहुल ने मुझे मैसेज करके बताया कि वे आज रात को घर आ रहे हैं। राहुल के आने के सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी सास मुझे कामों में लगाकर बहुत ज़्यादा थका देती थी।
मैं अपने पति के सामने तैयार होकर भी ना जा सकूं? उनकी सेवा की वजह से मैं चुप रहती थी। मेरी ननद मेरे सामने ही सो रही थी। तब अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं तो अभी तक अपनी तैयारी भी नहीं की। राहुल की पसंदीदा चूड़ियां भी पहनी और फिर अपने बाल वगैरह खोलकर अच्छी तरह तैयार हो गई। चूड़ियों के बीच में वह ताबीज फंस रहा था और वह कुछ अजीब सा भी लग रहा था। मैंने सोचा उसे निकाल देती हूँ। मैंने बड़ी आराम से वह धागा अपनी कलाई से निकाल दिया था, यहाँ तक कि वह ताबीज टूटा भी नहीं। और फिर मैंने सोचा ये ताबीज रखूंगी कहाँ, कहीं मेरी ननद ये ना कहे अपने मेरे ताबीज की कदर नहीं की, मुझे वापस लाकर दे दो। मैंने उसे बड़े सावधानी से ननद की कलाई पर ही ताबीज बांध दिया। सुबह उठेगी तो अपना ताबीज खुद ले लेगी। उसने बड़े प्यार से मुझे दिया था, मैं उसकी बेकदरी नहीं करना चाहती थी। राहुल के आने में 5 मिनट रह गए थे। मैंने बाकी तैयारी पूरी की और नीचे इंक्वायरी करने चली गई। मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी, जबकि मेरी ननद तो मेरे कमरे में ही थी। अजीब तो लगा था, लेकिन राहुल के आने की खुशी इस तरह थी मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। राहुल चुपके से अंदर दाखिल हुए। मैं उन्हें इतने दिन बाद देखकर बावली सी हो गई थी। उन्हें ऊपर कमरे में लेकर आई। नीचे सीढ़ियों से अंधेरा था। मैं चाहती थी कि वो मेरी तैयारी देखें और मेरी तारीफ करें, और राहुल ने ऐसा ही किया। मुझ पर नजरें पड़ते ही वह जैसे पलके झपकाना ही भूल गए। उन्होंने जी भरकर मेरी तारीफ की। उनसे पहले वह कुछ कहते कि उनकी नज़र साइड पर सोती हुई मेरी ननद कुसुम पर पड़ी। एक संकोच उनके चेहरे पर फैल गई। मैं समझ रही थी अपनी बहन को देखकर खुश होंगे, लेकिन वे बहुत परेशान हो गए और फिर उसे गौर से देखने लगे। मैं भी हैरान सी उनका चेहरा तक रही थी, उनके निगाहों को पढ़ रही थी। देखा तो वह इस घोड़े वाले ताबीज को देख रहे थे जो मेरी ननद के कलाई पर बंधा हुआ था। फिर देखते ही देखते उनके चेहरे के असर बदलने लगे। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और सांस तेज होने लगी। मैं उनको देखकर घबरा गई थी और फिर एकदम चिल्ला उठे, उठो कुसुम, क्या तमाशा है। राहुल ने अपनी बहन को बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाया। कुसुम नींद से हड़बड़ाकर उठी। अपने भाई को अपने सामने देखकर वह भी परेशान हो गई। क्या हुआ भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने क्या किया? वह एकदम मासूम बनकर पूछने लगी। राहुल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे कलाई से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गए। मेरी सास नीचे ही सोया करती थी, जबकि बाकी लोग भी वहीं पर थे। रात के उस पहर में उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरे पति सबको बुलाकर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उनका चीखना चिल्लाना और ऊंची आवाज में कुसुम को डांटना सबको जगाने के लिए वैसे ही काफी था। मेरी सास जल्दी से भागती हुई कमरे से बाहर आई, जबकि बाकी लोग भी बाहर आकर खड़े हो गए। सब लोग देख रहे थे आखिर हुआ क्या है। जबकि मेरे पति ने ननद की हथेली पकड़ते हुए सास के सामने लहराकर पूछा, ये क्या है? माँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या है? क्या अब इस घर में फिर से वही तमाशा होंगे जो आज से कई साल पहले दोहराए गए थे? अभी तक आप लोगों के अंदर आज़ादी से जीने की हिम्मत नहीं आई? क्या आप मेरे जाने के पीछे मेरी बहन की इज्जत तार तार कर दोगी? मेरा पति जज्बाती शब्दों में बोल रहा था, जबकि मेरी सास चुपचाप खड़ी थी। मेरी ननद तो जैसे सांप सूंघ गया था। इतने में मेरी ननद रोने लगी। भैया, मुझे माफ़ कर दो, ये ताबीज़ तो भाभी ने मुझे बांधा है, ये मेरी कलाई पर नहीं था। आप उनसे पूछ लीजिए और घर में इन सब से पूछ लीजिए। कल नाश्ते के मेज पर सबने भाभी के हाथ पर यह ताबीज़ देखा था। मेरी ननद रोते हुए राहुल को बताया था, लेकिन वे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह ऐसी नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। तुम लोग उससे पहले भी कई झूठ बोल चुके हो, सो अब ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पति ने गुस्से से कहा और फिर मुझे ऊपर जाने का इशारा किया। मैं तो ऊपर आ गई, लेकिन पति की आवाज़ अभी तक आ रही थी। लगता था वह बहुत गुस्से में है। उस सारे हंगामे में मैं बहुत परेशान थी, मगर क्या कर सकती थी। चुप से सुनती रही, यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई। मेरे पति ऊपर भी नहीं आए। सुबह उठी तो घर में सब चहल पहल थी। लगता था कोई बड़ी बात हुई है। मैंने राहुल से पूछा तो कहने लगे, हमारी छोटी बहन का रिश्ता हो गया है, उसकी विदाई थोड़े ही दिन में हो जाएगी। बस उसी सिलसिले में हम सब तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गई, मगर बोली कुछ नहीं। छोटी सी उम्र में मेरी ननद को ब्याहा जा रहा था, जिसकी कोई वजह भी सामने नहीं दिखाई दे रही थी और कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं मिला था। भगवान न जाने उसकी शादी किस आदमी से की जा रही थी। फिलहाल 2-3 दिन के तैयारियों के बाद घर में शादी का माहौल तैयार हो गया था। मैंने देखा मेरी ननद का दूल्हा एक पढ़ा लिखा और खूबसूरत लड़का था, जिसे शायद कोई पत्थर दिल ही चाहने से मना कर सकेगा। वह लड़का बहुत ही खूबसूरत और सुलझा हुआ था। मुझे दिखाई दिया, चलो खुशी तो है, मेरी ननद की शादी भले जल्दी ही सही
लेकिन एक पढ़े लिखे नौजवान से हो रही थी। कम से कम वह उसे खुश तो रखेगा, वरना हमारे गांव में लड़कियों की शादियां ज़्यादातर ज़बरदस्ती ही की जाती थी। फिर उनसे कोई राय भी नहीं पूछी जाती थी। लगता है मेरी ननद के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन ये लड़का बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। चलो, मैं तसल्ली में थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान के आशीर्वाद से विदा होकर जब ननद घर से चली जाएगी तो घर में अजीब सी वीरानी हो जाएगी। मेरी सास तो इस तरह परेशान थी, मैं बता नहीं सकती थी। उन्हें अपनी बेटी के साथ अभी 1 साल भी नहीं बिताया था कि भाई ने उसे जबरदस्ती विदा करके पराए घर का कर दिया। ननद को विदा हुए अभी थोड़े ही घंटे बीते थे कि घर के बाहर एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। मेरा पति दरवाज़ा खोलकर बाहर गया तो ऊंची आवाज़ का आना बहुत तेज शुरू हो गया, जो हमारे कानों तक पहुंचा था तो डर के एक लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। बाहर लोगों के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी सास को बताया। वह पहले ही परेशान थी, उनके चेहरे का रंग जल्दी पीला पड़ गया था। कुछ देर के बाद बाहर हंगामा शुरू हो गया। गांव के बाकी लोग भी आ गए, जबकि राहुल को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। राहुल की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। उनके जख्म देखकर मेरे दिल को तार तार कर दिया था। हम लोग रात के 3 बजे अस्पताल में मौजूद थे। शादी वाले घर में हंगामा किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था। पूरी रात मैं अपने पति के सिरहाने खड़ी उनकी सेहत की प्रार्थनाएं करती रही, यहाँ तक कि सुबह का सूरज भी उदय हो गया था। डॉक्टर ने हमें कह दिया कि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। राहुल को घर ले जाने के लिए उनके बड़े भाई दूसरे शहर से आए थे। फिर एक मीटिंग हुई। न जाने क्या बात शुरू हो गई, जिसमें जिन लोगों ने मेरे पति को जख्मी किया था उन्हें सजा देने की बात की गई, लेकिन जबकि वे लोग हिम्मत और ताकत वाले थे, इसलिए हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। मगर ये लड़ाई थी क्या, मैं जानती भी नहीं थी, और उस ताबीज का क्या लेना देना था, ये भी मेरी समझ से बाहर था। मेरे पति के ठीक होने पर जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे पूरी दास्तान सुना दी, जिसे थोड़े शब्दों में करके मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। फिर फैसला आप ही कीजिएगा कि गलत कौन था। मेरी सास अभी तक मुझे और मेरे पति से नाराज थी, जबकि मैं समझती हूँ मेरे पति का फैसला सही था। असल बात तो कुछ यूँ, हमारे गांव में लड़कियों की शादियां जबरदस्ती की जाती थी। हमारे गांव में जो मुखिया रहा करता था, जिसका नाम रघुवीर था, रघुवीर का बेटा दीपक जवानी के जोर में जिस लड़की को देख लेता उसे अपना बनाने की बात करता। और उस दिन जब मेरी ननद हमारे यहाँ आई थी, मौसी सास के साथ, उसने स्टेशन पर ही मेरी ननद को देख लिया था और उसको मालूम था ये किसकी बेटी है। और मेरी ननद थी भी इतनी बला की खूबसूरत, उसने वहीं पर खड़े खड़े फैसला कर लिया कि इस लड़की को मुझे अपना बनाना है। और मौसी सास भी उस लड़के के खानदान को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जब मौसी सास मेरे घर आई थी तो वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्हें महसूस हो गया था कि इस लड़के की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गया है, अब न जाने क्या होगा, क्योंकि गांव में वह मुखिया जी का लड़का भी था और उसके हाथ में पावर भी थी। आखिरकार उस लड़के ने इन दोनों का पीछा किया और बीच रास्ते में रोककर मेरी मौसी सास को और मेरी ननद को धमकी दे डाली और ताबीज उसके हाथ में दे दिया और बोला, आज से ये लड़की मेरी और मुझे उससे प्यार हो गया है, और ये ताबीज उसके कलाई पर बांध दीजिए और उसका कहीं रिश्ता करने का सोचिएगा भी नहीं। और ये तो ये भी नहीं जानता था कि हिंदू धर्म में मर्दों को 1 से 2 शादियां करने की परमिशन नहीं है। लड़कियों को तंग करने और उनका हक जताने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। दीपक की आदत भी, वह जिस लड़की को देख लेता, अगर उसे पसंद आ जाती, उसकी कलाई पर ताबीज जबरदस्ती बांध देता और वह देखते ही देखते सारे गांव को पता चल जाता कि ये लड़की दीपक की नज़रों में आ गई है। उसने मेरी ननद को भी जब देखा ये ताबीज उसकी कलाई पर बांध दिया। कुसुम ने जब ये बात अपनी जन्म देने वाली माँ को बताई तो वह तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। जल्दीबाजी में उन तीनों ने एक प्लान बनाया कि ये घोड़े की नाल वाली ताबीज अपने भाभी के हाथ में बांधे, ताकि उस लड़के का दिल भाभी की तरफ आ जाए और भाभी की बहन से वह लड़का शादी कर ले, फिर मेरी बेटी बच जाएगी। तभी तो उस रात उस ताबीज को मेरी कलाई पर मेरी ननद ने बांध दिया था, ताकि सारा इल्जाम तुम्हारी भाभी पर आए और तुम उस हादसे से भी बच जाओ। तुम्हारे साथ होने वाला है। अच्छा है कि तुम्हारी भाभी के बहन का भी घर बस जाएगा और मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा दूंगी। मेरी सास ने ये सब सोचते हुए भी न देखा कि मैं उसके बेटे की पत्नी थी, और फिर ये ठाकुर का बेटा जिस लड़की को पसंद कर ले उसके बाद वह उसे जाने भी नहीं देता। मेरी सास ने ऐसी गंदी नीयत से काम लिया और अपनी बेटी की शादी करने के बजाय अपनी बहू का घर बर्बाद करने का सोचा और साजिश करके वह ताबीज मेरी कलाई पर बांध दिया।
खुद मेरी सास भी दीपक को बुरा आदमी समझती थी। तभी जब मेरे पति को उस धागे का पता चला तो मेरी सास उन्हें भड़काने लगी कि अपनी साली की शादी तुम उस ठाकुर के बेटे से कर दो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। सास के आखिरकार सच्चाई का सामना तो कर ही लिया था, लेकिन वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी का फैसला डर के मारे किया हुआ था, जिस पर हमसे कोई भी उनका साथ नहीं देना चाहता था। तब राहुल ने अपनी बहन के लिए हिम्मत से काम लिया और उसकी शादी एक अच्छे नौजवान से रातों रात करा दी। दीपक को जब इस बात का पता चला तो उसने बहुत गुस्सा किया, लेकिन वह क्या कर सकता था, क्योंकि अब गांव के लोग भी इतने अनपढ़ नहीं रहे थे जितना दीपक ने समझ लिया था। उनमें भी हिम्मत आ गई थी। वे राहुल को बचाने मौका पर आ गए थे। ठाकुर अब हाथ मलता रह गया था, जबकि मेरी ननद अपने घर विदा होकर चली गई। मैं अपने पति की हिम्मत को नमन करती हूँ और ऐसे इलाकों में रहने वाले सब लोगों से अपील करती हूँ कि अपनी हिम्मत और गैरत को न जाने दें। अपने लिए जीने का सामान खुद पैदा करें, क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो आपको फिर कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए पहले अपने अंदर हिम्मत और ताकत को पैदा करो। वे जज्बा पैदा करो जिससे सही गलत का फैसला कर सको। मुझे तो मेरी सास बहुत गलत लगी थी। उन्होंने समस्या को हल करने का नहीं सोचा, बल्कि समस्या से भागने का सोचा। मैं नहीं तो कोई और सही। क्या मेरी बहन के साथ उसकी शादी हो जाती तो ठीक होता? नहीं, बुरा आदमी तो हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह मेरी बहन के लिए था या मेरी ननद के लिए। मेरे पति ने बहुत अच्छा फैसला किया और समय पर फैसला किया, लेकिन शादी तो मेरी ननद की भी जल्दी कर दी गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की सख्त दोपहरें थी। सूरज अपनी आग बरसा रहा था, जैसे जमीन को तपती हुई भट्टी में झोंक दिया गया हो। पेड़ों के पत्ते भी जैसे थकन से चूर हो चुके थे। मुस्कान जब कॉलेज से घर में दाखिल हुई तो हर तरफ चुप्पी का राज था। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी, जिन्हें उसने पोंछते हुए बैग और अपने दुपट्टे को एक तरफ फेंका और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। शायद प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल रही थी कि अचानक आंगन से उसके पिता की गुस्से में गरजती हुई आवाज आई। तुम्हारी सहेली के बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कहती हो कि तुम्हारी सहेली बेगुनाह है। सारी मिली भगत है ये। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा बस चले तो तुम्हें भी वही दर्द दूं ताकि तुम्हारी सहेली वही तकलीफ लेकर तड़पे। मुस्कान का हाथ थर थर कांप रहा था। पानी की कुछ बूंदें गिलास के किनारे से छलक कर उसके हाथ पर गिर गई, मगर वो बिल्कुल बिना कोई हरकत किए खड़ी रह गई। उसके पापा की आवाज़ में जो गुस्सा था वह आम नाराज़गी नहीं लग रही थी। मैं किसी कीमत पर भी तुषार को नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ उसने मेरी बेटी के साथ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं। तुषार ये नाम सुनते ही उसका दिल उछल पड़ा था। सांस जैसे सीने में रुक गई हो। तुषार तो उसकी मोहब्बत है, वो उसका पति भी है, क्योंकि कुछ साल पहले इन दोनों की शादी हो गई थी, पर गवन नहीं हुआ था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसके पापा इतने भड़क उठे थे। पानी का गिलास वहीं शेल्फ पर रखा और तेजी से आंगन की तरफ बढ़ी। सामने ही उसके पापा गुस्से में खड़े थे। उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा साफ झलक रहा था। सामने ही सोफे पर उसकी बहन विशाखा बैठी थी। चेहरे पर बेबसी, आंखों में सवाल थे। माँ पास ही आंसू बहाते हुए सिसकियां ले रही थी। बीच में एक लिफाफा पड़ा हुआ था, जैसे कोई चुप्पी उसकी गवाही दे रही हो। एक जख्म, एक परेशानी जो कमरे की हवाओं को बोझिल बना रही थी। उसने बेचैनी से पिता की तरफ देखा। उनकी नज़र उस पर पड़ते ही आंखें भीग गई थी। वह बहुत ज़्यादा सख्त आदमी थे, मगर उस पल उनका सब्र टूट चुका था। वह जैसे टूटे हुए जिस्म की तरह सोफे पर बैठ गए थे। पापा, क्या हुआ? तुषार ने क्या कर दिया? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। न जाने क्यों एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में मामूली सा डर पैदा कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ जैसे इस बात को सुन ही नहीं पा रही थी।
बेबस होकर उस लिफाफे की तरफ देख रही थी और बहन की आंखों में खालीपन था जो मुस्कान को और ज्यादा बेचैन कर गया था। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। वह कुछ पल सुन खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी और कांपते हाथों से वह लिफाफा उठा लिया। लिफाफा हाथ में आते ही एक नामालूम डर ने उसके दिल में बीज बो दिए। जैसे कोई खतरे की निशानी उस पर मंडरा रही हो। उसकी सांस उखड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो गया? उसने धीमी आवाज में खुद से सवाल किया, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माँ की आवाज उसके कानों से टकराई, मेरी बेटी तो बर्बाद हो चुकी है। तुषार ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी सहेली को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। मेरी फूलों जैसी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया? मेरी बेटी ने मुझे कहा भी था, मम्मी मैं उन लोगों के परिवार में शादी नहीं करना चाहती, मैं तुषार की पत्नी नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनी। जबरदस्ती ही सही उसकी पत्नी बना दी। लेकिन उस आदमी ने अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी के दामन में दाग लगा दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है? वह बेआवाज रोते हुए भगवान से शिकायत कर रही थी। मुस्कान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह घुटन महसूस करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी कांपती आवाज में बेचैनी थी, डर था, एक ऐसा डर जो उसे अंदर से खोखला बना रहा था। मगर माँ और बहन और पिता के चेहरे पर लिखी बेबसी और तकलीफ ने ये साबित कर दिया कि ये झूठ नहीं था, यह हकीकत थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने बड़ी बेचैनी से कहा, मगर कोई जवाब देने के लायक नहीं था। लिफाफे को देखते ही उसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था। पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। उसका जिस्म कांपने लगा, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में डूब रही हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। उसे अपना दिल निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वह पल में बीते हुए कल में खोने लगी थी जो उसके और तुषार के साथ बिताए गए थे। बेशक उसकी माँ ने ये बात ठीक कही थी कि वह उस शादी के खिलाफ थी। वह शादी नहीं करना चाहती थी। मगर तुषार जब उसकी जिंदगी में आया था, वह शादी के लिए तैयार हुई थी। उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर ये क्या हुआ था? अचानक से सब कुछ मिट्टी हो चुका था। तुषार उसे डिवोर्स दे चुका था। उस लिफाफे में कुछ और नहीं बल्कि डिवोर्स के पेपर थे जो उसके नाम पर भेजे गए थे। वो बिल्कुल सुन खड़ी थी। कानों में तुषार की 2-3 दिन पहले की कही गई बातें गूंज रही थी। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है। मुस्कान धीरे से मुस्कुराई थी। फोन कान से लगाए वो बालकनी में खड़ी थी। रात की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर शर्म के साए लहराए थे। पता है 1 महीना बाद तुम्हारी विदाई होगी, तुषार फिर मुस्कुराते हुए बोला था। फिर मुस्कान के होठों पर हल्की सी हंसी बिखर गई थी। फिर ये कि मुझे तो अभी से तुम्हारी मोहब्बत की चाहत हो रही है। मैं तो अभी से मचल रहा हूँ। मुस्कान, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। तुम्हारे बिना ये टाइम नहीं करता। मेरे लिए ये कितना मुश्किल हो चुका है। ये सुनते ही मुस्कान का दिल धड़क उठा था। अब एक पल को घबराकर इधर उधर देखने लगी थी, जैसे कोई सुन न ले, जबकि रात के उस पहर सब सो चुके थे। तुषार, चुप करो, क्या बच्चों की तरह जिद लगा रखी है? 1 महीना और सब्र करो। तुषार की हंसी में एक अजीब सी मोहब्बत दिखी। मेरा बस चले तो अभी आकर तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूं, हमेशा के लिए, जहां सिर्फ मैं और तुम हो और कोई ना हो। तुषार, वह हंसी थी। बेकाबू उसकी हंसी पर तुषार पल भर को चुप हुआ था। फिर धीमी आवाज में बोला, यह हंसी हमेशा मेरे लिए होनी चाहिए। मुस्कान, बस तुम मेरी हो। वह पल में उस याद से बाहर आ गई थी। वह लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिल पर जैसे हजारों बोझ लद चुके थे। तुषार ने उसको डिवोर्स क्यों दी थी? आखिर क्या वजह थी? अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसके पिता बोल पड़े थे, बेटी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगी, मगर मैं इस परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि वह सिर नामे हिलाते हुए बोली थी, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार मुझसे ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और प्यार करने का दावा भी कर चुका है। वह सिर्फ मेरा है। वह ऐसे कैसे कर सकता है? वह एकदम दीवानी सी हो गई थी। अपने कॉलेज में वह सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। ऊपर वाले ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। एकदम उसके दिल में जलन सी पैदा हुई थी। आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी थी जो तुषार ने उसे डिवोर्स दे दी थी? उसने पल भर में ये फैसला किया था, वह उस आदमी से पूछेगी
कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, उसकी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया था। वह उसे किसी भी तरह इस क्यों का जवाब लेकर रहेगी और उसके घर जाएगी। वह जल्दी से पलटी थी और बाहर की तरफ जाने लगी थी जब उसकी बहन उसके सामने आ गई थी। उसको देखते हुए बोली थी, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कम से कम बता तो दो, कहाँ जा रही हो? जब उसने उसका हाथ झटकते हुए बोली थी, मैं पूछूंगी उस आदमी से, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों दी उसने मुझे डिवोर्स। उसका शब्द कांप रहा था, आंखों से पल भर में आंसू बहने शुरू हो गए थे। अभी वे और ज्यादा कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी माँ उसकी बहन का हाथ थाम लिया था, जिसका मतलब था कि मुस्कान जा सकती है, और बिना सोचे समझे दुपट्टा अपने ऊपर लपेटकर बाहर की तरफ चल पड़ी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पार कर गया था, मगर मुस्कान के अंदर एक दहकती हुई आग भड़क रही थी। कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बेजान सी चलती रही। उसके दिल पर एक नामालूम बोझ था। आंखों में दुख का गहरा साया था। हाथों में थामा वो लिफाफा, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। सड़क पर शोर था, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग आ जा रहे थे, मगर मुस्कान के लिए सब बेआवाज मालूम हो रहे थे। वह बिल्कुल सुन्न थी। सड़क के एक तरफ खड़ी थी, रिक्शे वाले को देख रही थी। उसके दिल का शोर था और तुषार का नाम था। उसने जल्दी से एक रिक्शे को आवाज दी और रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा, हवा के झोंके ने उसकी आंखों में उलझे हुए आंसू छोड़ दिए थे। रास्ता बहुत लंबा था, मगर वक्त जैसे पल भर में कई साल पीछे ले गया था। मुस्कान ने कभी सोचा ही नहीं था वह उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था। तुषार की आवाज़ उसके कानों में घुल रही थी। वह चमकती दोपहर थी जब दोनों कॉलेज के बाहर खड़े थे, पेड़ों की छांव में। तब भी तुम यही कहते थे ना, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम्हारी जान हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला था। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली थी। उसके तरफ झुकते हुए धीरे से बात की थी। मुस्कान, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवानों की तरह। मेरी सांसों में तुम ही हो, मेरे दिल की धड़कन भी तुम हो। मुझे डर लगता है, अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो शायद मैं जी न सकूं। मुस्कान का दिल एक पल को कांप सा गया था। तुषार की आंखों में वही मोहब्बत थी जो हमेशा उसे बेबस कर देती थी। तुषार, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे दुनिया से डर लगता है मुस्कान, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, हर पल, हर सांस में। मुस्कान ने हंसते हुए सिर झुका लिया था, मगर वह उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी। तुम पागल हो तुषार, हाँ, तुम्हारे इश्क में, तुषार ने गंभीरता से कहा था। मुस्कान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। रिक्शा एक झटके से रुका और मुस्कान फिर से होश में लौट आई। आंखों में एक अनजानी सी चुभन थी, सांस उलझी हुई थी। दीदी, कहाँ जाना है तुम्हें? रिक्शे वाले की आवाज़ ने जैसे उसका सपना ही तोड़ दिया था। तुषार के घर, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, जैसे अपना नाम लेना किसी तकलीफ और जख्म को याद दिला रहा हो। रिक्शा वाला नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला था। रिक्शे वालों को उसके घर का एड्रेस दिया था। इस तरह वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया था, आखिर क्यों डिवोर्स दी थी, आखिर उसकी गलती क्या थी। रिक्शा फिर से चल पड़ा था, मगर मुस्कान का दिल जैसे रुक चुका था। सिर्फ 1 महीना इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बाहों के कैद में कर लूँगा। तुषार की कही गई आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तुषार, तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है, वह खुद से बोली, मगर आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद दुख था, एक गम था जो आंसू छीन लेता है। रिक्शा रुक गया और वह दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को कुछ किराया दिया। उसे देखते हुए बोली थी, थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वह घर की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा एक झटके से खुला था और वह तेजी से अंदर दाखिल हुई। वह दरवाजे के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने ही उसकी माँ की सहेली खड़ी थी, राजपति। उसने उनके पैर छूते हुए अपने मकसद की बात करती उससे पहले कि वह कड़वी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? उनकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स दे चुका है, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं। मुस्कान को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी मार दी हो। उसने भीगी आंखों से राजपति को देखा, फिर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गई। मुझे तुषार से बात करनी है आंटी जी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आंखों में एक विनती थी।
मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। फिर भी उसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। राजपति ने गुस्से वाली हंसी हंसी। वह अपनी आंखों में नफरत और आग लिए खड़ी थी। तुम जैसी चालाक लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए था। मासूम बनती हो, पति के साथ सुहागरात के इंतजार में थी, और ये रिश्ते जो अब टूट चुका है, जिसका कोई वजूद ही नहीं रह गया, इस पर मातम करने क्यों आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुषार तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मुस्कान ने बेबसी से सिर हिलाया। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जाऊंगी। वह चीखी थी। पहली बार उसकी आवाज में दर्द था। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुषार से पूछ न लूं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। उसने क्यों मुझे बीच मझधार में छोड़ा? बदतमीज लड़की। राजपति ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचा था। मैं कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। जिस दिन ये रिश्ता हुआ था उस दिन से ही राजपति इस रिश्ते के खिलाफ जा रही थी, मगर हमेशा की तरह उनकी एक नहीं चली। मगर अब पूरा खेल उनके हाथ में था। उनके बेटे ने उनकी नापसंद बहू को छोड़ दिया था। भला ऐसे में वो मुस्कान को दोबारा अपने बेटे की जिंदगी में शामिल होने से कैसे रोकती? मुस्कान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। आंखों में खून उतर आया था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसके अंदर की टूटन उसके जिस्म से झलक रही थी। तभी अंदर से दरवाजा खुला। कदमों की आवाज सुनाई दी। मुस्कान ने पलटकर देखा। तुषार अपने रोज के कपड़ों में बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, चेहरा थकन से भरा हुआ, वह दरवाजे के पास खड़ा था और चीख चिल्लाहट सुनकर बाहर आया था। मुस्कान ने उसे देखा। उस पल जैसे सब कुछ थम सा गया हो। आंखें भीग गई थी, दिल की धड़कनें चुप हो गई थी। ये वही तुषार था जिसकी मोहब्बत कभी उसे गुमान दिलाती थी। आज वही तुषार उसकी बर्बादी की वजह बन गया था। कमरे में चुप्पी छा गई थी। तुषार दरवाजे के करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे गुस्से और बेबसी के आग में जल रही हो। मुस्कान के दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह अपनी हिम्मत समेटे आगे बढ़ी। लिफाफा हाथ में थामे हुए तुषार के पास आई। थरथराती आवाज में बोली, ये क्या है तुषार? तुषार ने एक नज़र उस लिफाफे पर डाली, फिर मुस्कान की आंखों में झांका, जहां आंसू और उम्मीद दोनों थे। ये डिवोर्स है? उसका शब्द बर्फ की तरह ठंडा था। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह जानता ही ना हो। मुस्कान के कदम डगमगा गए। दिल जैसे सीने में सिमट कर रह गया। उसने हैरानी से सिर हिलाया। झूठ है, तुम मजाक कर रहे हो। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना? कैसे तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े से ये सब कुछ खत्म कर सकते हो? ये डिवोर्स नहीं, मैं नहीं मानती। तुषार के होठों पर गुस्से की मुस्कुराहट उभरी। तुम मानो या न मानो, यह हकीकत है। मुस्कान, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुस्कान ने ना में सिर हिलाया। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। नहीं तुषार, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए। तुम्हारे बिना मेरा सांस लेना मुश्किल है। वो बेबसी में आगे बढ़ी। उसका हाथ थामना चाहा, मगर तुषार ने झटक दिया। ये सब बीते हुए कल थे मुस्कान। वह गुस्से से बोला, मोहब्बत? मेरी और तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मुस्कान की आंखों में परेशानी झलक गई। तो शायद तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद को धोखे में रख रहे हो। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक कागजी डिवोर्स इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं कर सकती। तुषार की बर्दाश्त अब खत्म हो गई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ खत्म होने का तुम्हें यकीन दिला दूं? तब मुस्कान के दिल को कुछ बुरा सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तुषार की आवाज़ गूंजी, तो ठीक है, कागजी डिवोर्स के साथ साथ मैं अपनी जुबान से भी तुम्हें सुना देता हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और इसीलिए ये पेपर तुम्हारे घर भेजा गया था। तुम इसमें साइन करो और ये बात खत्म करो। मुस्कान की सांसें जैसे रुक सी गई थी। आंखों में धुंध सी छा गई। मुस्कान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। एक पल को सब कुछ सुन रह गया था। वह दीवार, सांसें, उस वक्त सब जैसे थम सा गया हो। मुस्कान ने अपना कदम पीछे कर लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। आंखों में हैरानी थी। आंसू गालों पर बह रहे थे। जिस तरह तुषार उससे बात कर रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह तुषार है। उसके शब्द बिखरे हुए थे, मगर तुषार ने बेदर्दी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम यहाँ से चली जाओ।
मुस्कान मेरी जिंदगी से, मेरे घर से हमेशा के लिए। और ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया था। न जाने क्यों मुस्कान को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ था जैसे तुषार की आंखों में कुछ था जो वो बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया था, बल्कि चुप रहा। राजपति की आंखों में बेरहमी सी चमक आ रही थी। जैसे ही तुषार दरवाजे की चौखट को पार करके पलटा, वह तेजी से आगे बढ़ी। मुस्कान का बाजू जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि मुस्कान को लगा जैसे उसकी हड्डी टूट जाएगी। राजपति बड़े तसल्ली में थी। राजपति के होठों पर जहर वाली मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में नफरत थी। सुन लिया ना, अपने कानों से दे दिया ना, मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स। अब निकलो यहाँ से। मुस्कान की आंखों में हैरानी थी। वह कांप रही थी। आंसू तेजी से बह रहे थे। उसने हैरानी से राजपति की तरफ देखा, जैसे उनकी सख्ती के पीछे जरा सी नरमी तलाश कर रही हो। आंटी जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, वह कांपती हुई आवाज में बोली, आंखों में आखिरी उम्मीद लिए। आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप भी मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। राजपति ने एकदम ठहाका लगाया, जैसे वह किसी बेवकूफ लड़की का सामना कर रही हो। बस बस, ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत देख ली हमने तुम जैसी मासूमियत से भरी लड़कियां। और उनके होठों पर गुस्से की मुस्कुराहट उभर गई। और तुम्हें शराब देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम जैसी चालाक लड़कियों का अब पर्दाफाश हो गया है। मुस्कान ने आंखें बंद कर ली। सब्र की आखिरी हद पार हो चुकी थी। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने तुषार से सिर्फ मोहब्बत की थी आंटी जी। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी। ये मेरी गलती थी। राजपति का चेहरा एकदम सुन्न हो गया। उनके तेवर बदल गए। एक झटके से मुस्कान का बाजू खींचकर उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। ए लड़की, ले जा अपनी मोहब्बत। वह हंसकर बोली थी, मोहब्बत तुम जैसी बदचलन लड़कियों की चालाकी होती है। मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्कान ने बेबसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर राजपति ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। झटके से उसे धकेल कर बाहर कर दिया। मुस्कान के कदम चौखट से बाहर पड़े और लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। उसने आखिरी बार पलट कर देखा, मगर राजपति ने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया था। वह दरवाजे के सामने गिर गई थी। मुस्कान चौखट पर बैठी आंसू बहा रही थी, मगर अंदर से कोई न निकला। उसको नहीं मालूम था कि तुषार ने उसे डिवोर्स क्यों दी। आखिर उसकी क्या गलती थी? वजह भी तो कोई होनी चाहिए। उसे थोड़ा सुकून तो मिलता। उसने दिल में बार बार तुषार से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे तुषार उसको जानता ही नहीं। हर वक्त मोहब्बत का दावा करने वाला आदमी उसके लिए अब अनजान सा होने लगा था। उसको पाने के लिए मचल जाने वाला आदमी आज उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन चुका था। जिसने पूरी जिंदगी बिताने के लिए वादे किए थे, आज उन वादों को भूल चुका था। उसे याद था जब भी उसकी आंटी अपने मायके आती तो तुषार उनके घर आता, उनके साथ किचन में खड़े होकर तपती गर्मी में बातें करता था। छुप छुप कर ये सारी रात एक दूसरे के होठों से चिपके रहते। मुस्कान को अपने बाजुओं में जकड़कर घंटों लेटा रहता। सब कुछ चोरी छुपे हो रहा था। और जब 1 महीना उसकी विदाई को रह गया था, आज वही आदमी उसको डिवोर्स दे चुका था, उसको घर से निकाल चुका था। ये पल उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। आंखों से आंसू किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काफ़ी देर तक वह ज़मीन पर बैठी रोती रही और फिर कुछ देर के बाद उसने एक गहरी सांस हवा में छोड़ी थी और सोचा इस तरह वह गली में बैठकर नहीं रो सकती थी। अपने आंसू साफ करके वह खड़ी हुई थी। अपने कदम रिक्शे की तरफ बढ़ा लिए थे। वह अब घर पहुंच गई थी। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही मुस्कान को यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई बोझ बन चुकी हो, जैसे उसके अंदर की आत्मा कहीं खो गई हो। चेहरे की रौनक मातम में बदल चुकी थी। आंखों के आगे काले साए ने घेरा डाल लिया था और उन आंखों में वही वीरानी थी जो सब कुछ खो देने के बाद रह जाती है। उसके आंसू रास्ते में ही सूख गए थे, मगर दिल का दर्द अभी भी टपक रहा था। सामने आंगन में उसके माँ बाप उसी हालत में बैठे थे। माँ की आंखों में अभी भी आंसू थे और बाप का चेहरा किसी कटी फटी चटाई जैसा सिमट गया था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, माँ की निगाहें उस पर पड़ी। वह तेजी से उसके पास आई। मुस्कान। उन्होंने उसके बाजुओं को जोर से थाम लिया। उनकी बेबसी उनके शब्दों में कांप रही थी। क्या कहा तुषार ने?
मुस्कान चुप रही। वो बेजान आंखों से माँ को देखती रही, जैसे कोई पुतला हो जिसमें कोई जान बाकी ना हो। तुम तो उसके इंतजार में थी। माँ की आवाज़ भर आई। सोचा था विदाई की तारीख रखने आएंगे, उन्होंने तो मेरी बेटी को डिवोर्स भेज दिया। पिता का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने सख्त शब्दों में पूछा, पापा क्या बात हुई थी? मुस्कान की बहन भी बड़ी बेचैनी से उसके पास आई। उसकी आवाज़ बेबसी में डूबी हुई थी। मुस्कान प्लीज कुछ तो कहो, वो तुमसे मिला? उसने कुछ कहा? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मुस्कान की आंखों में खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह सुन आंखों से सबको देख रही थी, मगर उसके अंदर कोई जज्बात बाकी नहीं था, जैसे शब्द उसके कानों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हों। बेटा चुप क्यों हो? माँ ने उसका गाल थपथपाया। बताओ ना, तुषार ने कुछ कहा? मुस्कान की आंखों के किनारे दोबारा भीगने लगे थे, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वह एक कदम पीछे हटी। माँ के हाथ उसके बाजुओं से फिसल गए। फिर किसी मशीन की तरह वह पलटी और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हर कदम जैसे जंजीर से बांधकर उठाया जा रहा था। हर सांस जैसे बोझ बन चुकी थी। उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसमें कुंडी लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। वह दरवाजे के साथ ही नीचे बैठती चली गई, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी हिम्मत निचोड़ ली हो। अपना सिर दरवाजे से टेक लगाकर वीरान आंखों से छत को देखने लगी। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहते रहे, मगर उसके होठों पर कोई आवाज़ नहीं थी। उसके होठों से एक शब्द भी न निकला। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके पास कुछ नहीं बचा। घुटनों में मुंह दिए वह तड़प कर रो पड़ी थी। उसकी कितनी इच्छाएं थी दिल में, मगर एक पल में तुषार ने सब कुछ खराब कर दिया था। उसने कितनी विनती की थी। वह रोती रही। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुस्कान जिंदा लाश बन गई हो। वह किसी से बात नहीं करती थी, ना किसी से कुछ कहती थी, बस कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। 2 महीने बीत चुके थे। उसे कुछ पता ही नहीं था। आज मामूली सा ही दिन था। मुस्कान बेड पर जैसे बेजान बैठी थी। उसके चेहरे पर वीरानी के साए थे। बेजान आंखें, उन आंखों के नीचे गहरे काले साए। ये सब उसकी अंदरूनी हालत थे। दरवाज़ा धीरे से खुला और उसकी माँ अंदर दाखिल हुई। कुछ पल अपनी बेटी को यूं ही मुर्दा बैठी देखती रही। दिल जैसे कट सा गया हो। वह 2 महीनों से उसी हालत में देखती आ रही थी, मगर आज जैसे उनका सब्र का पैमाना टूट चुका था। वह मुस्कान के पास आकर बैठ गई, मगर मुस्कान ने कोई रिएक्ट ना किया। कब तक यूं ही पड़ी रहोगी? उनके शब्दों में बेबसी थी। मुस्कान ने धीरे से पलकें झुका ली, मगर जवाब न दिया। बेटा दुनिया की तरफ लौट आओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माँ ने उसके बेजान हाथों को थामना चाहा, मगर वो एक झटके से पीछे हो गई। कैसे लौटूं? उसकी आवाज़ मंदी पड़ गई, मगर वह कांप रही थी। मैं भूल नहीं पा रही। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन कब तक? माँ ने गुस्से से कहा। पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, किसी से बात तक नहीं की। मैं तुम्हें इस हाल में और ज़्यादा नहीं देख सकती। मुस्कान ने एक गुस्से की हंसी होठों पर सजाई। आंखों में आंसू झिलमिलाए। वह खुद को इस हाल में देखना भी नहीं चाहती थी, मगर क्या करूं? मैं हर रोज़ सुबह उठती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि शायद ये सब कोई बुरा सपना था, मगर नहीं, हकीकत मेरे सामने खड़ी हो जाती है, मुझे मुंह चिढ़ा रही होती है। माँ ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रही, फिर जैसे किसी हिम्मत को इकट्ठा करके बोली, मुस्कान, मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें इस तरह घर पर नहीं बिठाऊंगी। ये सुनते ही मुस्कान के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। एकदम से गुस्से में आग बबूला होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी। पहले भी आपने मेरे साथ यही किया था माँ। अब उसकी आवाज़ में गम और गुस्से का तूफान था। जबरदस्ती मेरी शादी तुषार से करवाई थी। अब देखिए, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं अब एक तलाकशुदा औरत बन चुकी हूँ। उसकी सांसें तेज हो गई। वह कांप रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। अब आप फिर वही सब कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे 2 महीने के बाद आप फिर से मुझे एक ऐसी सूली पर लटका रही हैं। आप मुझे किसी अनजान की जिंदगी में धकेल देना चाहती हो। माँ ने गुस्से से होंठ भींच लिए, मगर मुस्कान का गुस्सा थमा नहीं। कमरे के एक कोने में तुषार के दिए हुए गिफ्ट रखे थे, जो मुस्कान ने संभाल कर रखे हुए थे। उनकी तरफ नजर पड़ते ही मुस्कान का पारा हाई हो गया। उसने झपट कर गिफ्ट उठाए और गुस्से में फर्श पर फेंक दिए। ये सब झूठ था, सब धोखा था। वह चीखी थी। उसकी मोहब्बत, उसके वादे, सब कुछ। माँ ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामा, मगर मुस्कान ने खुद को छुड़ा लिया।
मुस्कान, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, माँ ने विनती वाले शब्दों में कहा। उनकी हंसती खेलती बेटी किस तकलीफ में तड़प रही थी। सुनहरी देवी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारना होगा बेटी। किसी के लिए अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। माँ रोते हुए बोली, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मुझ पर फिर से ये जुल्म मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी माँ। सुनहरी देवी ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर गुस्सा सवार था। दो टूक अंदाज में बोली, मैं तुम्हारी शादी हर हाल में करवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि मुस्कान वहीं खड़ी तेजी से सांस लेती आश्चर्य की हालत में माँ को देखती रह गई थी। वक्त बीतता जा रहा था। सुनहरी देवी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना फिर से शुरू कर दिया था। वह मुस्कान को बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में करवाएंगी, ताकि उनकी बेटी खुशहाल जिंदगी बिता सके। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि मुस्कान अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसका दिल मर चुका है। जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना था, वह आदमी उसको छोड़कर जा चुका है। आज मामूली का ही दिन था। सुबह से घर में बहुत चहल पहल थी। मुस्कान कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो घर में होती चहल पहल को समझ न पाती। आज उसके लिए रिश्ते वाले आने वाले थे, इसी वजह से घर में तैयारी हो रही थी। शाम 5 बजे घर के डाइनिंग रूम में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। सोफे पर एक गंभीर जोड़ा बैठा हुआ था, साथ ही एक उम्र दराज औरत थी। मुस्कान की माँ और बहन जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनकी सेवा में लगी हुई थी, मगर उनकी आंखों में बेचैनी दिखाई दे रही थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ उठी। सबकी नज़रें वहां उठ गई। मुस्कान दरवाजे पर खड़ी थी, उलझी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर ढेरों उदासी दिखाई दे रही थी। गले में दुपट्टा ढीला सा पड़ा हुआ था। आंखों के पास काले निशान पड़े थे। रातों की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। माँ और बहन की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुस्कान इन मेहमानों के सामने ना आए, मगर वह बिना किसी की परवाह किए उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? मुस्कान की आवाज़ मध्यम थी, मगर वह अब सख्त शब्दों में पूछ रही थी। नज़रें सीधी उन अजनबी लोगों पर जा ठहरी। उसकी माँ जल्दी से घबराकर आगे बढ़ी। मुस्कान, अंदर जाओ, ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। मुस्कान के होठों पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट उभरी, जैसे ये बात उसके लिए कोई मजाक हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ की आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, कौन सी शादी, कैसा रिश्ता? डाइनिंग रूम में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। क्या मुस्कान अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हो पाएगी या नहीं? आखिर तुषार ने उसे क्यों डिवोर्स दिया था? इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप इसका दूसरा एपिसोड ज़रूर देखें। और ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।